मेरा नाम दीपिका पटेल है। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश। चलो पता है आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन पहले करेंगे, फिर अपन शुरू करेंगे। इसके पहले आप लोगों की इंग्लिश की कोई क्लास हुई है? नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है। पेडागोजी हुआ है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश का ग्रामर आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, एक कॉमन बेस सिलेबस रहता है। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से उसमें जो भी चेंजेस हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न में चेंज होता है, बेस सिलेबस सबका सेम रहता है, ठीक है। तो कुछ बेस सिलेबस का चीज मैं बता रही हूँ, फिर कहाँ पे किस तरीके के चेंजेस आते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। एक वो क्विक डिस्कशन करेंगे कि कैसे करना है, फिर अपन शुरू करेंगे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है, जो आपको भी पढ़ना होता है, वो है एकदम हिंदी ग्रामर से मिलता जुलता है पूरा। मतलब लैंग्वेज तो दोनों ही लैंग्वेज है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है। ग्रामर, ग्रामर के रूल्स, ग्रामर का यूज सारा का सारा हिंदी व्याकरण वाला है। तो कहीं कहीं पर क्या, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगहों पे आपको बिल्कुल मिक्स छवि दिखाई देगी। हिंदी ग्रामर आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर में हम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते रहते हैं, तो कहां पर हम कैसे यूज करते हैं वो इसके साथ में आपको बीच में मैच होता हुआ दिखेगा। हम रिलेट करेंगे, हाँ ठीक है, हम रिलेट करते जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर को। तो पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या रहेगा उसका एक एक इंडिविजुअली, अभी इस पे आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइए ना प्लीज, आ जाइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा हमें और डिस्कस करना होगा आर्टिकल्स। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम्स में अलग से हाईलाइटेड करके पूछ लेता है, ठीक है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ ले या ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ले या सही गलत के रूप में पूछ ले, ठीक है। तो एक ये पूछता है। इसके अलावा टेंसेस, टेंसेस यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो टेंस वाला चैप्टर है ये पूछता है टेंस, फिर वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हिंदी में भी वही है, वाच्य, है ना, और नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करो बोलेगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करो बोलेगा, इनमें से कौन सा सही है पूछेगा, 4 ऑप्शन दे करके, इनमें से कौन सा गलत है पूछेगा, कौन सा इसका सही इनडायरेक्ट फॉर्म नहीं है पूछेगा। तो इस हिसाब से ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। ये मैं अभी थ्योरी टॉपिक्स बता रही हूँ ना। फिर इसके अलावा वोकैबुलरी के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स पूछेगा, समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स पूछेगा, विपरीतार्थी शब्द, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, एक वर्ड इसके लिए क्या होगा, या फिर आपसे और क्या पूछ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी कई बार पूछता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की मुहावरे एवं लोकोक्ति जो हिंदी में रहता है कि ये वाला है, इसका सही मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर से ही आपका एग्जाम लेवल को मतलब इजी या डिफिकल्ट बनाता रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एग्जाम्स में, जैसे शिक्षक भर्ती अगर हो गई या टेट का एग्जाम हो गया, टीईटी वाला एग्जाम हो गया, उन स्पेशल में ही कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन सब में नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अपठित गद्यांश जो हिंदी में रहता है, बिल्कुल वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में भी रहेगा। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे, बट ये सभी एग्जाम्स में नहीं पूछता है, ठीक है, ये मेंस में पूछता है, ठीक है। आपका पीएससी मेंस में एक छोटा सा पैराग्राफ देगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेगा, और टीईटी के एग्जाम्स में रहेगा कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ और साथ साथ में पोम, ठीक है, एक या तो फिर एक
गद्यांश और पद्यांश जैसे हिंदी में होता है, बिल्कुल वैसे ही एक प्रोस जो बोलते हैं अपन कॉम्प्रिहेंशन वाला इंग्लिश का, और एक पोम, उससे बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये स्पेशल है, ये सब में नहीं रहता, ये पीएससी मेंस में रहेगा, और बाकी जनरल व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये वाला सेक्शन नहीं पूछता है। ठीक है, और बताइए इसके अलावा कोई और तरह के क्वेश्चंस आपने देखे हैं? वो इसमें आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें आया, वोकैबुलरी। अब इसका अगर मैं सेक्शन वाइज कर दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के चलो बात कर ही लेते हैं, फिर अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर और क्या क्या पढ़ते हैं? कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? पहला नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, और 8वां 7 हुए, 8वां कौन सा है? हाँ, एक सेकेंड सेटल होने दीजिए। हाँ, क्या बताए? यस, इंटरजेक्शन। बिल्कुल घबराए नहीं, हम सारा कुछ देखेंगे। अगर किसी को लग रहा है पहली पहली बार या नया नया सा कुछ, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच, इनमें से हम इसको ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ये इंटरजेक्शन जो 8वां है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना के बराबर पूछता है, या देखा जाए तो पूछता ही नहीं है। बस वो आपको जानकारी में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये सारा कुछ करेंगे। तो मतलब उस एक का मतलब ये 8 है। ठीक है, फिर जब हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, अच्छा वोकैबुलरी एक ऐसा है, वोकैबुलरी में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या से रिलेटेड रहते हैं। तो एक आपका हो गया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms एंड फ्रेजेस, है ना। ये सारा कुछ वोकैबुलरी के अंदर आता है। जब हम पढ़ेंगे तो इसको देखना होगा, या आप पढ़ेंगे तब इसको ध्यान रखना होगा। अब हो गया ये कंप्लीट, है ना। अब इसमें से और कोई ऐसा टॉपिक बचा है जो एग्जाम्स में पूछता है और हमने नहीं लिखा हो, मिस आउट किया हो? बताइए कोई दूसरे एग्जाम्स क्वेश्चंस। सिलेबस यही है। अब थोड़ा सा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस यही रहेगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। ठीक है, इंग्लिश के साथ यही गड़बड़ हो जाती है। मैथ्स में क्या है, आपने एक परसेंटेज पढ़ा, उससे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, या तो बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने एक टॉपिक पढ़ लिया नदियां, नदियों से या तो क्वेश्चंस आएंगे, या तो आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, इंग्लिश के साथ गड़बड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि इंग्लिश में लगभग सब कुछ एक साथ आता है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक नाउन है तो नाउन के क्वेश्चंस आएंगे, या प्रोनाउन है तो उसके नहीं आएंगे। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये इसमें गड़बड़ होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा गड़बड़ इसमें होती है। दूसरा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन के जगह पे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आपको रहता है। अगर एक कॉम्प्रिहेंशन दिया है, उस कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, तो पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन को समझना आना पड़ेगा। जो लिखा है वो समझ आएगा, तब उसके अंदर से क्वेश्चंस आप बना पाओगे। ठीक है, तो यही गड़बड़ होती है जहां पे जनरली हम फंस जाते हैं। तो इसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगभग सभी का जरूरी है। ठीक है, वहां पे हम लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर हमारा कोई जैसे मैथ्स हो गया या रीजनिंग हो गया, कोई एक चैप्टर हमारा नहीं क्लियर है और हम उसको पढ़ के नहीं जा रहे हैं, छोड़ दिए, तो उसके बेसिस पे आया हुआ एक आध क्वेश्चन हमसे छूट जाता है,
हो जाता है, चलेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको लगभग सभी चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी होती है, ठीक है, इसलिए ऐसा है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्या क्या एग्जाम्स में जनरली पूछता है। तो एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो आपको सबको अच्छे से पता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहेगा, ठीक है। आपको एक सेंटेंस देगा, उसमें एक शब्द गायब करेगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसको आप फिलअप करो ऑप्शंस देख करके, ठीक है। एक फिल इन द ब्लैंक्स लेवल का क्वेश्चन रहता है। दूसरा एरर वाले क्वेश्चन रहते हैं, है ना, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं। एक सेंटेंस देगा, कई बार उस सेंटेंस को 4-5 पार्ट में डिवाइड करेगा ABCD बोल करके, या नहीं डिवाइड करेगा, ऐसे ही सिंगल लिखा रहेगा। ये एरर के बहुत सारे वैरायटीज बना लेता है, ठीक है। कई बार एक सेंटेंस ऐसे लिखेगा, एक पार्ट स्लैश करेगा, A लिखेगा, ऐसे लिखेगा B स्लैश ऐसे, C ऐसे, D और ऐसे, फिर नो एरर, E हो गया नो एरर, ऐसे करके, ठीक है। आपसे पूछेगा एक स्टेटमेंट के इसमें कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। आपको ऑप्शन देना ABCD, या अगर सारा सही है तो E आपका ऑप्शन होगा। ये वाले एक पैटर्न का क्वेश्चन रहता है। दूसरा एरर का ही दूसरा पैटर्न क्या करेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। A एक सेंटेंस दिया, B दूसरा सेंटेंस दिया, C तीसरा सेंटेंस दिया, D चौथा सेंटेंस दिया, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो एरर फ्री है, मतलब जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, अगर उसको एग्जामिनर को एग्जाम का लेवल थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना है, तो इसमें थोड़ा सा और वो ट्विस्ट क्या कर सकता है, वो आपसे ये बोल देगा, एक शब्द दे देगा, बोलेगा दिया हुआ 4 जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट में उस शब्द का सही अर्थ में उपयोग हुआ है, ठीक है। हिंदी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी आएगा। ये डिफिकल्ट लेवल करना होगा तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस इसमें नहीं बिल्कुल पूछे जाते, वो SSC बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स रहते हैं तब पूछता है। PSC या व्यापम में ये उस लेवल तक नहीं आता, ये यहां तक काफी है, इतने में रहते हैं। एरर डिटेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने वाले क्वेश्चन, कैसे, एक सेंटेंस देगा, उसमें से एक शब्द को अंडरलाइन करेगा, बोलेगा ये वाला शब्द क्या है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, आप पहचानिए, ठीक है। या कई बार उसके थोड़ा सा सब टाइप भी दे देता है, ठीक है। अगर ये प्रोनाउन है तो किस टाइप का प्रोनाउन है, निजवाचक है यानी कि रिफ्लेक्सिव है, पर्सनल है, इस तरीके का, एडवर्ब है कि कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन है, क्या है वो पहचानने को आएगा। तो डिटेक्ट वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और उसके अलावा आपका वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा, तो अगर कॉम्प्रिहेंशन के साथ देना होगा, आइए कॉम्प्रिहेंशन के साथ देना होगा तो वो क्या करेगा, उस कॉम्प्रिहेंशन से कोई एक शब्द उठाएगा, बोलेगा इसका मतलब क्या है, मीनिंग पूछेगा, या एक शब्द देगा, बोलेगा पैसेज में से कोई ऐसा शब्द ढूंढिए जो इसका सिनोनिम हो, यानी कि समानार्थी हो, या एंटोनिम हो, ऑपोजिट हो। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस दे सकता है या डायरेक्ट दे सकता है, जैसे PSC मेंस में होता है। PSC मेंस में जो होता है वो डायरेक्ट आपसे एक शब्द देगा, बोलेगा राइट 2 एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड या राइट 2 सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, और कई बार थोड़ा सा एक लेवल और बोल देता है, मेक सेंटेंसेस ऑफ इट, अब उससे एक मतलब वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस फिर आपसे पूछता है, और उसके बाद में ज्यादातर आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। फिर एक लेवल पे और आएगा जो आपका वॉइस और नरेशन वाला है। एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक्टिव वॉइस में देगा, 4 ऑप्शंस दे करके आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा करेक्ट पैसिव फॉर्म है, या अगर किसी एक सेंटेंस के एक से ज्यादा पैसिव फॉर्म बनते होंगे, जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में समझ आ जाएगा, एक से ज्यादा पैसिव फॉर्म्स बनते होंगे, तब आपसे वो पूछेगा इनमें से कौन सा एक इसका सही पैसिव फॉर्म नहीं है, ठीक है। और हमसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही होती है, एकदम ध्यान रखना, है वाले क्वेश्चन और नहीं है वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि हमको लगता है पूरा नहीं पढ़ के वो नहीं वाला हमसे मिस आउट हो जाता है, और हम बनाए के सही आए होते हैं लेकिन आंसर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वो नहीं है पूछा हुआ होता है।
इस पैटर्न के क्वेश्चन सेम नरेशन के साथ भी डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा, बोलेगा इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, या उल्टा बोल देगा ये एक इनडायरेक्ट स्पीच का है, इसका क्या होगा। अच्छा, कई बार सेंटेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। अभी हम सबसे शुरुआत सेंटेंस से ही करने वाले हैं कि ये कौन सा किस तरीके का स्टेटमेंट है, ठीक है। या कई बार मेंस में आपसे ये पूछेगा चेंज कर देने के लिए टेंस के, जैसे अगर आपका जो सेंटेंस है वो मान लिया जाए दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, फिर आपसे उसमें ब्रैकेट में देकर के पूछ देगा कन्वर्ट इट इनटू सिंपल पास्ट टेंस। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा कन्वर्जन वाले, ठीक है। तो ये सारे हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सिलेबस डिस्कस हो गया, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसा कुछ ऐसा भी है कि मैडम ऐसे भी क्वेश्चंस मिले हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स हमेशा देखा करें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तभी आपको पैटर्न समझ आएगा कि किस पैटर्न में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखें। आज के लिए आप लोगों का टास्क यही रहेगा, सबसे पहले तो आप जाकर के पैटर्न चेक करें, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी व्यापम का हो, पीएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, लगभग कंसोलिडेटेड सब जगह पे एक जैसा ही आपको मिलेगा। थ्योरी और सिलेबस आप जो को एक जैसे मिलेगा, अलग अलग तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सब जगह पे मेन थ्योरी या मेन जो उसका मूल है ना, वो यहीं से निकल के आएगा सामने, ठीक है। सिलेबस क्लियर है, ठीक है। कहां पे किसको कितना डीप में पढ़ना है वो भी लगभग क्लियर होगा। इतने ही लेवल में आपका क्वेश्चन जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी एक अपने आप में महासागर है, ठीक है, महासागर है। उसमें आप कितना भी आप जाते जाएंगे, आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ समझ डेवलप होती जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा हो वो ही ये लिस्ट दे दूं कि ये 100 वर्ड है, ये याद कर लीजिए, यही एग्जाम में आएंगे, ऐसा कोई नहीं दे पाएगा, वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बीच में, अभी तो फिलहाल हम लोग ग्रामर से शुरू करेंगे, बीच में किसी दिन मैं एक स्पेशल क्लास लूंगी जिसमें पहले मैं ये सिखाऊंगी कि वोकैबुलरी आपको याद करनी कैसे है, फिर उसके बाद में रेगुलर बेसिस पे पैरेलली आपको करना है, ठीक है। हम क्लास में एक दिन में एक वर्ड करीबन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैसे पढ़ना है उसको, वो एक आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छे से लग जाएगा। फिर उसके बाद आगे आपको जैसा जैसा भी लगता रहेगा आप उसको पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अभी डे 1 से वोकैबुलरी पे नहीं जाते हैं, डे 1 पहले हम बेसिक्स करेंगे, वोकैबुलरी साइड बाय साइड साथ में हो जाएगी, ठीक है। उसको हम बीच में किसी दिन एक आध हफ्ते में ले लेंगे और फिर उसके बाद फिर आप रेगुलर करेंगे। पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट की समझ ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये मान के चलती हूं क्योंकि आप सब यहाँ पर जो बैठे हैं वो बेसिक ग्रामर सबने पढ़ी है ना, 10th तक ऑलमोस्ट सबने पढ़ा है। तो बेसिक चीजें हमको ऑलरेडी कुछ धुंधली भूली बिसरी यादें सबके पास होती है, ठीक है। तो उसी से हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। शुरुआत सबसे पहले, ये कहीं पर भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि इसी से हमें बेसिक समझ आने वाली है। हम जो भी पढ़ते हैं वो एक सेंटेंस होता है, जो लिखते हैं सेंटेंस होता है, क्वेश्चन में भी सेंटेंस आता है, तो हर जगह पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इसकी हम रखेंगे, ठीक है। सेंटेंस हिंदी में क्या है डेफिनेशन? अगर कोई पूछे सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या है, परिभाषित करिए। हालांकि एग्जाम में लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन समझने को तो बिल्कुल जरूरी है। क्या समझते हैं सेंटेंस से? हाँ, ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक आंसर आ रहा है कि सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल, आप लोग डिस्कशन में जरा सा भी हेजिटेशन ना रखें, ठीक है। मिलके साथ में डिस्कस करें, मैक्सिमम इस गलत होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये संभावनाएं बिल्कुल ना रखें। हो सकता है उससे कई चीजें ये भी निकल के आती है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत दिशा में चल रही होगी तो उसको हम ट्रैक पे ले आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल भी डिस्कस करने से नहीं लेके आए, ठीक है। सार्थक शब्दों का समूह, यस, सार्थक शब्दों का समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्या सिर्फ सार्थक शब्दों के समूह को एक साथ रख देने से सेंटेंस बन जाएगा? नहीं। क्या? वेरी गुड, निश्चित क्रम। निश्चित क्रम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है
यानी कि एक सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए, ठीक है। और अर्थ, पूरा एक अर्थ आना चाहिए या मीनिंग होना चाहिए। अर्थपूर्ण न केवल शब्द हो बल्कि वो पूरा पूरा वाक्य भी हो, है ना। हमने सबसे पहले ही मैं यहाँ पे कह दिया सार्थक शब्दों का समूह, तो यहाँ पर सार्थक शब्द या मीनिंगफुल वर्ड तो आ ही गया। वर्ड तभी कहलाएगा जब अक्षरों का यानी कि लेटर्स को जब हम मिलाएंगे, सबसे एकदम जैसे भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वर्ड, हिंदी में, वही इंग्लिश में भी है अल्फाबेट, यानी कि लेटर्स ए बी सी डी, वो जो है वो है हमारा क्या बोलना चाहिए, एक सबसे बेसिक यूनिट, है ना। जब हम लेटर्स को एक साथ जोड़ते हैं तो उससे बनेगा वर्ड, वर्ड्स को एक साथ जोड़ेंगे तब बनेगा सेंटेंस। तो वहां पर ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि न केवल वो वर्ड्स मीनिंगफुल हो बल्कि वो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो बना है वो पूरा का पूरा सेंटेंस का भी कोई एक मीनिंग आता हो, ठीक है, पूरे पूरे वाक्यों का भी है, ठीक है। तो ये आंसर हाँ बिल्कुल सही है। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, एकदम सटीक डेफिनेशन है वाक्य का, ठीक है। तो सेम चीज इंग्लिश में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। डेफिनेशन लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a proper manner and which has a definite meaning। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जो हिंदी में आपने डेफिनेशन बताया उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, नथिंग एल्स, ठीक है। बस यही है ना सेंटेंस का डेफिनेशन। अच्छा, बचपन में जब हमने पहली बार हिंदी सीखी थी, ठीक है, हम स्कूल गए थे फिर हिंदी सीखे थे, पहले हमको बताया टीचर ने, फिर हमने सीखा, फिर हम यूज करते गए, फिर हम बोलते गए, है ना। पक्का सबने यही किया था, सोच के बोलो, सबने यही किया था, स्कूल गए थे पहले फिर सब हाँ हाँ बोल रहे हो, है ना, फिर भी सब बोल रहे हो हाँ 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 यही किए थे बाबू। हाँ, छत्तीसगढ़ी पहले सीखे थे, हिंदी सीखे थे, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, और घर में सबसे पहला काम आपने क्या किया, सुना और सुन के बोला। पहले तो आपको पता भी नहीं था बोलना क्या है, आ बोलना है बुलाने के लिए, जा बोलना है भेजने के लिए, नहीं पता था। पहले आपने सुना, जो भी आपके मम्मी पापा भाई बहन आसपास के लोग हैं उन्होंने बोला, ठीक है। भाषा कौशल आपने हिंदी पेडागोजी वगैरह में भी पढ़ा होगा, भाषा कौशल इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ा होगा, है ना। लैंग्वेज स्किल्स, पहले क्या आता है, लिसनिंग, फिर क्या आता है, स्पीकिंग, फिर क्या आता है, रीडिंग, फिर क्या आता है, राइटिंग। यही क्रम हर लैंग्वेज के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा भ्रम है हमारे दिमाग में बैठा हुआ इंग्लिश को लेकर के, ठीक है, इसको यहां से चेंज करना है, ठीक है। हम हमेशा ये सोचते हैं हम सीखेंगे फिर बोलेंगे, हम पढ़ लेंगे, ग्रामर याद कर, ग्रामर समझ आएगा तब तो बोलेंगे, तब तो लिखेंगे। तो ये जब हमने हिंदी में नहीं किया तो इंग्लिश में क्यों करेंगे हम, है ना। हमने ग्रामर का हिंदी का व्याकरण पहले नहीं पढ़ा था, पहले हम बोलते थे, बोलने के बाद में हम गलतियां करते थे। छोटा बच्चा बहुत गलती करता है, आता हूँ आती हूँ नहीं आता उसको बोलते हैं। लड़का है तो आता हूँ बोलो, लड़की है तो आती हूँ बोलो। जब वो सुनती है, सीखती है, बोलती है, फिर उसके बाद वो व्याकरण में, वो पहले तो सुन के ही बोलती है कि हाँ मेरे को ऐसा बोला गया इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, फिर बाद में व्याकरण सीखती है। तो सेम चीज इंग्लिश के लिए भी करना है। इंग्लिश जब तक आप उसको अपने डेली लाइफ में नहीं लेकर के आएंगे, जब तक आप उसके साथ में दोस्ती नहीं करेंगे, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो इस बात का भ्रम मत पालिएगा कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है और नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको इसी फॉर्मेट में देने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने डेफिनेशन देखा।
वाक्य का कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर एंड विच हैज अ डेफिनेट मीनिंग। यहाँ पे दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हुई, एक तो मैनर और दूसरा मीनिंग। ठीक है, इसको भी यूज करेंगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे। सेंटेंस की डेफिनेशन हुआ। अब हम बात करते हैं पार्ट्स, भाग। एक वाक्य के कितने भाग होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस का दो मेन पार्ट होता है। एक होता है सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसे हम कहते हैं विधेय। मैं हिंदी भी साथ साथ में बताते चल रही हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या होता है? उद्देश्य क्या है? किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट या उद्देश्य, है ना। और उसके बारे में जो भी कुछ बोल रहे हैं, सब्जेक्ट के अलावा बाकी का पूरा पार्ट विधेय या प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, एक सेंटेंस के दो ही मेन पार्ट होते हैं, फिर अभी अपन कंपोनेंट्स में भी आएंगे। मेन पार्ट एक होगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में वो सेंटेंस है। हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, बिना सब्जेक्ट के वो सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब हमेशा कोई इंसान खोजते नहीं बैठना है कि इसमें तो कोई इंसान है ही नहीं, यहाँ पे कहां से सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कोई इंसान ही हो, कोई व्यक्ति ही हो। ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, सेंटेंस का हीरो, मेन थीम ऑफ द सेंटेंस, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और उसके अलावा बाकी का पूरा पार्ट विधेय या प्रेडिकेट में आएगा। ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट कंपोनेंट। अब देखो, पार्ट्स और कंपोनेंट दोनों अंदर अलग अलग है। पार्ट्स मतलब क्या क्या है, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो किनसे मिलके वो बना है, ये उसके कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, है ना। गाड़ी होती है, बड़ी सी गाड़ी, एक इंजन होता है, उसके पीछे सीट होती है, वो पार्ट है। अब उससे किससे मिलके बना है, तो वहां पे मोटर होगा, वायर होगा, ये सारे उनके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। वैसे ही सेंटेंस में भी जब हम पार्ट्स की बात करते हैं, कोई आपसे पूछेगा कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, कौन कौन से, है ना, विभाग है जैसे बोलेंगे, तब हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, उद्देश्य और विधेय की। लेकिन जैसे ही हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम किनसे मिलके बना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो मूल है, बेस है, वो होता है तीन: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन बेसिक चीजें हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें सेंटेंस में रहती हैं। अब ये याद रखना, हम लोग बहुत बार पढ़ने वाले हैं इस पे। पहले तो वर्ब। अगर हम वर्ब की बात करें तो ये वर्ब जो है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, जो भी काम हो रहा है ना, जो भी क्रिया हो रही है वो वर्ब है। ठीक है, क्रिया है तो डेफिनेटली क्रिया को कोई करने वाला होगा, तो ये सब्जेक्ट जो होता है कर्ता, डूअर, है ना, कर्ता होगा या डूअर ऑफ एनी एक्शन होगा। डूअर यानी कि काम को करने वाला। ठीक है, और कर्ता द्वारा की गई क्रिया का इफेक्ट या प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो है ऑब्जेक्ट, कर्म। ये होता है रिसीवर, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट इज द डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर। रिसीव करने वाला, जो भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया का प्रभाव जिस पर भी पड़ रहा है वो होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट का होना या ना होना किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है।
याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का होना या ना होना सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो है सब्जेक्ट और वर्ब, इनका होना जरूरी है एक सेंटेंस के लिए। बार बार मैं सेंटेंस बोल रही हूं, अभी मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगी इसको पढ़ने के बाद में, तब थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये काम को करता है, ये वो काम जो हो रहा है, इसके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। ये अगर पहचान गए सेंटेंस में ना, तो सेंटेंस समझ में एकदम से आ जाएगा और इसका यूज हमें बहुत आसानी से पड़ेगा वॉइस और नरेशन के जब हम क्वेश्चंस करने बैठेंगे। फिर उसके बाद में ये अगर आप अच्छे से सीख लेते हो ना, तो वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस ऑप्शन देख के सेकंड्स में बन जाते हैं, सेकंड्स में बन जाएंगे अगर आपने सेंटेंस में ये समझ लिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, एक पहचानने का शॉर्टकट है, अभी मैं शॉर्टकट बता दे, छोड़ो अभी नहीं बताती, जब आएगा सेंटेंस तब बताऊंगी, तब थोड़ा सा इजी होगा कि कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगी फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो शॉर्टकट जब आएगा जरूरत तब, अभी फिलहाल लॉन्ग कट से ही चलो आप लोग, थोड़ा सा लंबा रास्ता अपना, थोड़ा सा फिर आएगा समझ। तो सेंटेंस के ये 3 पार्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होना या ना होना सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए जरूरी नहीं है। सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी पूर्ण कहलाएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Am I clear with this? ठीक है ना, ये वाली चीज समझ में आ गई, क्या क्या पार्ट है। अब कैसे पहचानना है हम सेंटेंसेस में आएंगे। आज के लिए आपका टास्क यही रहेगा, 20-25 सेंटेंसेस आप कहीं से भी जो भी आपको मिलता है वो आप अपनी कॉपीज में लिखेंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, फिर मैं शॉर्टकट भी बता दूंगी। ठीक है, पहले आप सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करिए कि सेंटेंस कौन सा है, उसके बाद में फिर हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना, तो वो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस। अब आएंगे अपन टाइप्स में, सेंटेंस के प्रकार में। ठीक है, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देखिए, जो भी हमने सेंटेंस बोला उस सेंटेंस में हमने 2 चीजों को बहुत महत्व दिया, तो इन दोनों ही आधारों पर हम सेंटेंस का वर्गीकरण करेंगे, डिवीजन करेंगे। हमने एक आधार दिया था सीक्वेंस, प्रॉपर मैनर को, सीक्वेंस को, क्रम को, या जिस तरीके से वो अरेंज्ड है उसको, है ना, या कुल मिलाकर के इसको हम कह लें कंस्ट्रक्शन, कि सेंटेंस कैसा बना है, उसको हमने एक आधार बनाया था। और दूसरा आधार हमने बनाया था उससे आने वाले मीनिंग या अर्थ को। ये 2 चीजें किसी भी सेंटेंस के लिए जरूरी हैं, तो ये 2 आधार होंगे जिनके बेसिस पे हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं कि सेंटेंस कैसे, अब संरचना, हिंदी में हम इसको हम कहेंगे संरचना, कि किसी भी वाक्य की संरचना है, तो संरचना के आधार पर वाक्य को हम लोग कैसे कैसे बांटते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। याद है, हिंदी में बिल्कुल सेम है। ठीक है, हिंदी ग्रामर पढ़ लिया हो क्या? हाँ, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को रिलेट करने में। तो वही सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, यही है। सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंसेस, संयुक्त यानी कि कंपाउंड, और मिश्रित यानी कि कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड, दोनों बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड। अच्छा, ठीक है, बताइए संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में क्या अंतर होगा। सरल तो समझ में आ गया आपको। सरल क्या क्या होगा, जिसमें एक ही सब्जेक्ट वर्ब होगा, एक सिंगल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो ना हो लेकिन एक सिंगल होगा, वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य क्या है? हाँ, 2 या 2 से अधिक, तो वो तो संयुक्त हुआ क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये 2 अंतर है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में, यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। एक सरल तो एक सिंगल सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को यदि हम किसी कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, तो वो सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, एकदम कंपाउंड बनता है। लेकिन जहां पे ये डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट की बात आ रही है, हम एक इसके बाद में वो पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ
डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट की बात आती है तब वो कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित वाक्य कहलाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम मीनिंग की बात करें तो उससे क्या अर्थ आ रहा है, किस प्रकार का है, वो आता है। ठीक है, मीनिंग पहला, मीनिंग के आधार पे पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस, या कहीं कहीं पे इसी को ही हम अफर्मेटिव भी कह देते हैं। असर्टिव या अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एंड यानी कि ये वो सारे जिसमें हम कोई भी चीज बता रहे हैं या जनरली जिसका हाँ के रूप में, है ना, पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस आता है, वो आपका असर्टिव सेंटेंसेस कहलाता है। दूसरा, असर्टिव का ऑपोजिट नेगेटिव, जहां पे कहीं पर भी नो या नेवर या नॉट शब्दों का प्रयोग हो। असर्टिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, है ना। तो बगल बगल में आप हिंदी में भी चाहें तो लिख सकें ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो जाए। और ऐसे याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे याद करें। ठीक है, तो टीचिंग के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, तो उसमें जब आप लोग वो पढ़ चुके हो पेडागोजी, तो मैं बता रही हूँ, हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करते हैं ना। एक डायरेक्ट मेथड होता है, जिन लोग भी शिक्षक भर्ती या टीटी की तैयारी किए होंगे वो ये बात समझ पा रहे होंगे। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ना। तो डायरेक्ट मेथड में हम जनरली क्या करते हैं, जो भी भाषा हमें सिखानी होती है बच्चों को, हम डायरेक्टली उसी भाषा में उनको समझाते हैं। हिंदी सिखानी है, हम हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश सिखानी है, हम इंग्लिश में बोलेंगे, संस्कृत सिखानी है, संस्कृत में बोलेंगे, और इस तरीके से हम समझाते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है। दूसरा होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जहां हम उस बच्चे के मदर टंग, है ना, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उस चीज को समझाने के लिए जो उसके लिए सेकंड भाषा के रूप में होती है। ठीक है, तो मैं अभी वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रही हूँ। अगर जिसको डायरेक्ट समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट समझोगे, आपकी थॉट प्रोसेस अगर इंग्लिश में आनी चालू हो जाएगी, इंग्लिश आपको वैसे ही बनने लगेगा। और नहीं तो फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करिए, मैं दोनों साथ साथ में लेके चल रही हूँ, आपके अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना देख लीजिए। ठीक है, नेगेटिव नकारात्मक। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। दीज आर दो सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। इसका असर्टिव और नेगेटिव दोनों का एक पहचान है, सेंटेंस जो है फुल स्टॉप से एंड होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क से, पंक्चुएशन हम लोगों ने उसमें भूल गए थे थ्योरी में, कई बार पंक्चुएशन पे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क। तीसरा इंट्रोगेटिव हो गया प्रश्न सूचक। चौथा हाँ ऑप्टेटिव या इम्पेरेटिव। कई कई बुक में दो अलग अलग दिखता है, कई कई बुक में एक ही दिख जाता है। ऑप्टेटिव या इम्पेरेटिव क्या होते हैं ये? ऑप्टेटिव, यस स्वाति, करेक्ट। हाँ, ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव क्या है, ये क्या करते हैं इस पे? और एक्सक्लेमेटरी, इसकी पहचान मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, क्या हुआ बताइए। बिल्कुल सही, एक्सक्लेमेटरी बता रहे हैं। हाँ, एक्सक्लेमेटरी ऐसे सेंटेंसेस, these are those sentences that are used to express any kind of sudden feelings and emotion। ठीक है, चाहे आप सडन सरप्राइज हो गया, सडन हैप्पीनेस, सडन नॉर्मल नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज नॉट एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, हुर्रे वी वन द मैच, दैट इज एक्सक्लेमेटरी, है ना। ये समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूं मैं? ठीक है, तो जब हम एकदम सडन अपन फीलिंग्स हमारे एक्सप्रेस करते हैं तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, और इम्पेरेटिव क्या है? इम्पेरेटिव स्वाति बता रही हैं कुछ, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। हाँ, ऑप्टेटिव स्पेशली फॉर ब्लेसिंग्स, है ना, विशेस, विश करते हैं हम किसी को, ठीक है, या ब्लेसिंग्स देते हैं वो। बाकी इम्पेरेटिव में बाकी सारा आ जाएगा, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। ठीक है,
हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सभी प्रकार के जो है, ठीक है, आज्ञा सूचक बोलते हैं ना हिंदी में इसको, दैट्स इंपेरेटिव। इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव अलग से लिखना चाहे अलग से लिख भी सकते हैं, बाकी इंपेरेटिव के अंदर ही उसको काउंट कर लिया जाता है ब्लेसिंग्स के नाम पे, ब्लेसिंग्स, विशेस एंड डिजायर। बाकी आप ऑप्टेटिव भी लिख सकते हैं, उसका सही नाम ऑप्टेटिव ही है। तो ये है अर्थ के आधार पर किस प्रकार के अर्थ को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है। इनका भी फुल स्टॉप से एंड होगा, सेंटेंसेस फुल स्टॉप से एंड होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, अब सॉरी टाइप्स है सेंटेंसेस के। ऐसा होता है कि हम यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब हम स्ट्रक्चर तो ऐसे ही पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फिर हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में या तो कोई क्वेश्चन वर्ड सामने आता है या जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले लग जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार को हमको समझने में दिक्कत होती है जब हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा कहीं पर भी, लेकिन क्या है कि आपको इसको समझ में रखेंगे तो आपको जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके हैं वॉइस वाले, नरेशन वाले, उसमें आपको हेल्प में लगेगी। थोड़ा थोड़ा सा रूल जो है वो चेंज है, वो रूल्स को मैं आपको वहां पे समझाऊंगी कि इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट आता है तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, इस टाइप का आएगा तो क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस। हमने सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ा, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े, फिर कंपोनेंट्स, पार्ट्स में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर कंपोनेंट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और अभी हमने ये सारे टाइप्स पढ़े हैं। समझ में आ गया है। अपने होमवर्क में एक और होमवर्क ऐड करेंगे, सारे के दो दो एग्जाम्पल लिख लेंगे कोई से भी नॉर्मली, ताकि समझ में आ जाए कि क्या क्या समझ आ गया है। हो जाएगा ना, ठीक है। आप साथ साथ में करते चलिएगा, बर्डन नहीं लगेगा और इजीली समझ में आएगा, आज की बातें आज ही दिमाग में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आगे आते हैं, अब हम सेंटेंस में ही थोड़ा सा और आगे आएंगे। जब हम सेंटेंस की बात किए तो सबसे पहला लाइन हमने यही बोला कि ये क्या है, सार्थक शब्दों का समूह है। मतलब एक से ज्यादा शब्द एक सेंटेंस में आएंगे, ठीक है। चलिए, उसके पहले कुछ और चीजें भी मैं इसमें बताती हूँ। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाली थी, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले एक और चीज जो इससे रिलेटेड है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर हमने सेंटेंस की बात करी तो सेंटेंस में हमने बोला, वाक्य जो बोला वो एक कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस है, वाक्य है ना। मतलब ऐसा सार्थक शब्दों का समूह जो कि निश्चित क्रम में भी हो और उससे एक निश्चित अर्थ भी आता हो। तो हमने पूरे सेंटेंस की बात करी। यहीं पर एक और शब्द आता है फ्रेज, हिंदी में हम इसे कहते हैं वाक्यांश। वो है वाक्य, ये है वाक्यांश। फ्रेज ये क्या है, ये भी सार्थक शब्दों का समूह है, इसमें भी कोई निश्चित क्रम होता है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं होता, ये कंप्लीट नहीं होता, मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। वाक्यांश है, वाक्य का अंश, वाक्य का अंश, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आप कह सकते हैं, ठीक है। फ्रेज, अब जैसे हमने वोकैबुलरी में बात की ना इडियम्स एंड फ्रेजेस की, वो भी इसी से रिलेटेड हो जाता है। मतलब फ्रेजेस की जब हम बात करते हैं तो फ्रेजेस क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करने जाएंगे तो इसको हम कैसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कुछ तो भी मीनिंग आएगी लेकिन कंप्लीट मीनिंग हमें पता नहीं चलेगी। एक एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा इन फ्रंट ऑफ, तीन शब्द हैं,
तीन शब्द हैं, इन, फ्रंट एंड ऑफ, तो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब के सामने, मीनिंग पता चल रही है, के सामने, लेकिन किसके सामने, कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल रही है, इनकम्प्लीट मीनिंग पता चल रही है। दिस इज अ फ्रेज, कोई भी ऐसा, ठीक है। एक ऐसा, जैसे अगर हम बात करें इसी में ही थोड़ा सा और, इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब होता है के अनुसार, है ना। संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करना चाहिए। वी शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन अकॉर्डेंस विथ, ये भी तीन शब्दों से मिलके बना है। इसका कुछ तो भी मीनिंग समझ में आ रहा है। एक मीनिंग है के अनुसार, लेकिन एग्जैक्ट और कंप्लीट मीनिंग हमें पता नहीं चल रही है। ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। एक और, लुक आफ्टर, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है लुक, लुक का मतलब होता है देखना, एक है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो एक शब्द है लुक जिसका मतलब होता है देखना, एक शब्द है आफ्टर जिसका मतलब होता है बाद में। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दिए, लुक आफ्टर, तो इसका मतलब बाद में देखना, इसका मतलब देखभाल करना, ठीक है। आई एम गोइंग आउट फॉर अ वीक, प्लीज लुक आफ्टर माई पेट। Look after, I have to look after my old grandparents. Look after, मुझे अपने बूढ़े दादा दादी की देखभाल करनी है। तो इस दोनों को जब अलग अलग है, एक शब्द लुक अलग आ रहा है, आफ्टर अलग आ रहा है, तो इसका मतलब होता है देखना या बाद में। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ एक फ्रेज की तरह देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। समझ में आ रहा है ना? डिफिकल्ट लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये सारे हैं फ्रेजेस। फ्रेज क्या हुआ, समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन कर रही हूं इस पे। अगर हम ऊपर के दो फ्रेज को देखें, फ्रेज का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। अगर हम इन दोनों को देखें तो के सामने के अनुसार किसी न किसी पोजीशन वगैरह से रिलेटेड में बात कर रहा है। अगर हम इनको तीन शब्द ना देख करके इन तीनों को ही एक शब्द अगर देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा किसके हिसाब से काम कर रहा है? अच्छा उसको छोड़ो, इसको देखो, वो आपको थोड़ा नहीं समझ आएगा, इसको देखो, ये जल्दी समझ आएगा। पहले इसको देखो, लुक आफ्टर है एक फ्रेज, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे, ये अगर दो शब्द ना मानकर इसको हम एक ही शब्द मानेंगे, तो ये किसका काम कर रहा है? देखभाल करना क्या है? क्रिया है, ठीक है। हाँ, यही सुनना चाह रही थी, क्रिया है। मतलब ये दोनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं? क्रिया या वर्ब का। है एक फ्रेज, है ये एक फ्रेज, काम कर रहा है वर्ब का। इस टाइप के फ्रेजेस को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इनको हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। ये एक विशेष प्रकार का आप वोकैबुलरी कह सकते हैं। फ्रेजल वर्ब, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं सिंपल फ्रेज या वर्ब और फ्रेजल वर्ब्स में। वर्ब और फ्रेजल वर्ब में डिफरेंस यही है, एक पूरा का पूरा फ्रेज किसी भी वर्ब का काम कर रहा है। अगर आप ये सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस में क्रिया के जगह पे यूज हो रहा है, क्रिया का कार्य कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज जब वो वर्ब का काम करेगा, फ्रेजल वर्ब, तो इसकी पहचान बस यही होती है कि जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स होते हैं, उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता, लेकिन उस फ्रेज का एक अलग मीनिंग हो जाता है। अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करेंगे तो वही हो जाएगा बाद में देखना, है ना। तो हम यहाँ पे बाद में, जब हम फ्रेज की तरह देख रहे हैं, तो इस पूरे फ्रेज का मतलब हो जा रहा है देखभाल करना, जो कि एक काम है। समझ आए? अब ऐसे ही ऊपर वाले दोनों का बताइए जरा। फ्रेज तो है ये, अब ये किसका काम करेंगे सेंटेंस में जब यूज होंगे? तो प्रीपोजिशन का काम करेंगे। किसका करेंगे? प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन का ही बेसिकली काम होता है
किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताना। हम बोलते हैं ना अबव, अंडर, इन, ऑन, एट, ये सब प्रीपोजिशन ये किसी भी वस्तु के स्थान और उसके पोजीशन को बता रहा होता है ना। तो ये जो फ्रेज है एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो इनको हम कह देंगे फ्रेजल प्रीपोजिशंस। आया समझ, है ना। अब कंफ्यूजन कहां होता है, ठीक है, यहां पर और यहां पर अगर हम इसको ना ध्यान देते, अगर शब्दों को देखेंगे तो सिमिलर टाइप के शब्द दोनों जगह पे आ रहे होते हैं, है ना। आफ्टर भी एक प्रीपोजिशन है जो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हालांकि सारे प्रीपोजिशंस ही हैं, ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन इसमें भी आता ही है, फ्रेजल वर्ब्स में भी। तो कंफ्यूजन यही हो जाता है, प्रीपोजिशन दिखता है तो हमें लगता है फ्रेजल प्रीपोजिशन है, लेकिन हमें वहां पे किस चीज को ध्यान रखना है, किसका काम कर रहा है, क्या काम, या पूरा का पूरा फ्रेज का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, या उस सेंटेंस में उसका काम क्या हो रहा है। उस आधार पर फिर हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि फ्रेजल वर्ब है या फ्रेजल प्रीपोजिशन है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है। और एक और चीज, हमेशा यही चीज मैंने बोला, फ्रेजल वर्ब का एग्जैक्ट शब्दों का मतलब नहीं होता है। जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसमें यूज हुए शब्दों का एकदम नहीं मतलब होता है। जैसे एक और फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू, चोरी करना, इसका मतलब होता है कॉल ऑफ, खत्म करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल, कॉल ऑफ मतलब सस्पेंड कर देना, मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो कॉल ऑफ दोनों का मतलब देखो, अब दोनों का कोई मतलब नहीं, कॉल का मतलब होता है कॉल ऑफ मतलब हटा देना या बंद कर देना, लेकिन इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कैंसिल कर देना। ब्रेक इनटू, चोरी से घुसना, ठीक है, तो चोरी से घुसना, तो वो ब्रेक का मतलब यहाँ पे तोड़ना नहीं है, ठीक है। ब्रेक डाउन, खराब हो जाना, जैसे गाड़ी है खराब हो गई, ब्रेक डाउन, ठीक है, तो वहां पे वो नीचे टूट गया ऐसा वाला मतलब नहीं है। ब्रेक का मतलब टूट जाना और डाउन मतलब नीचे, तो एग्जैक्ट वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता है, अलग ही होते हैं। इसीलिए वो फ्रेजल वर्ब और फ्रेजल प्रीपोजिशंस होते हैं कि वो सेंटेंस में क्या काम कर रहे हैं उसके आधार पर। आई होप ये वाली चीज समझ आ गई है, फ्रेज, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा टर्म पढ़ते हैं, क्लॉज, हिंदी में इन्हें हम कहते हैं उपवाक्य। ये भी पढ़ा हुआ है पहले से, है ना, जानते हैं उपवाक्य क्या होता है, हिंदी में उपवाक्य क्या होता है। या क्लॉज शब्द कहीं तो सुने ही है, कहाँ सुने हैं, कहीं तो सुने ही होंगे, कहाँ पे सुने हैं, कहाँ, किस रिलेशन में, कहीं तो किसी चीज से संबंध में क्लॉज, हाँ नरेशन में पढ़े हैं, हाँ ठीक है समझ गई। और कहीं क्लॉज नहीं सुने हैं, हाँ उसी से रिलेट करके यहाँ पे निकालेंगे, अगर कहीं सुने हैं तो बताइए। अच्छा चलिए, उपवाक्य का से मतलब क्या समझ में आ रहे हैं, उपवाक्य, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, एक सेंटेंस लिखती हूँ। I am studying and my sister is playing. एक सेंटेंस है, हाँ स्वाति आंसर दे रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, डेफिनेशन ऑफ क्लॉज बता रही है, बिल्कुल सही है, समझते हैं उसको। उपवाक्य मतलब वाक्य का ही एक पार्ट है, ठीक है।
अगर हम इस सेंटेंस को देखें, एक और सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो दोनों को एक साथ हम डील करेंगे। I will not go to class if it rains. एक और सेंटेंस है, ठीक है, मैं क्लास नहीं जाऊंगी यदि बारिश हुई तो, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो दोनों ही सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान पाएंगे? कोशिश करें। पहले वाले में बताइए, सब्जेक्ट आई, वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, माई सिस्टर क्या है फिर? सब्जेक्ट है। वर्ब, ये प्लेइंग क्या है? ऐसे ही यहां सेकंड में भी कोशिश करें, सब्जेक्ट क्या एक ही सब्जेक्ट है? और कुछ? वर्ब, ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट, जब मैं पढ़ाऊंगी ना ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा वहां पे आएगा, थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं, वैसे आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब आपको ये कहीं ना कहीं कंपाउंड सेंटेंसेस वगैरह शायद दिख रहा होगा, यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब है। अब यहाँ पे अगर देखें पहले वाले सेंटेंस में एंड के बाद का भूल जाइए, सिर्फ इतना पढ़िए, आई एम स्टडिंग, क्या ये एक सेंटेंस है ओके। एंड के पहले को भूलिए, इधर पढ़िए सिर्फ, माई सिस्टर इज प्लेइंग, क्या ये एक सेंटेंस है? चलिए मान लिया, ये भी सही है। दूसरे वाले में इफ, इसके पहले तो देखिए, आई विल नॉट गो टू क्लास, मैं क्लास नहीं जाऊंगी, क्या ये एक सेंटेंस है? यहां छोड़ दीजिए, इसको देखिए, इट रेन्स, क्या ये एक सेंटेंस है? ठीक है। तो इन दोनों से हमें क्या एक इन्फ्रेंस मिलके आ रहा है कि इसमें अगर हम देखेंगे तो ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, एक्चुअली वाक्य जो सेंटेंस की बात करते हैं, तो जाहिर है एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है, यानी कि आई से लेकर प्लेइंग तक और आई से लेकर रेन्स तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि फुल स्टॉप यहां है, करेक्ट। तो इस कंडीशन में इतने को क्या बोलेंगे? हाँ, उस बड़े से सेंटेंस का छोटा सा पार्ट, और वो भी ऐसा पार्ट जो कि अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य की पूरी योग्यता रखता हो, यानी कि उसके पास अपना एक सब्जेक्ट है, वर्ब है। हमने पहले ही ये देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस की योग्यता रखता है, लेकिन है वो सेंटेंस नहीं, क्योंकि सेंटेंस तो पूरा का पूरा है, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉज। क्या? अ सेंटेंस का पार्ट जिसका जो अपने आप में पूरी एक वाक्य की योग्यता रखता हो, यानी कि जिसके पास एक खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो आई से लेकर स्टडिंग तक एक क्लॉज, और माय सिस्टर से लेकर प्लेइंग तक ये एक दूसरा क्लॉज, इट रेन्स ये एक क्लॉज, और यहां पर ये एक, आया समझ? ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं फिर वापस इसी स्लाइड आएंगे टाइप्स के लिए। डेफिनेशन लिखते हैं पहले तो, फिर वापस आएंगे। क्लॉज, क्लॉज को हम कैसे लिखेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ अ
sentence which is complete in itself, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, which has its own सब्जेक्ट एंड वर्ब, ब्रैकेट क्लोज। अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट होने का मतलब है या तो उसके पास अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। इज दिस क्लियर? क्या है क्लॉज? ठीक है, अब हम वापस से उस साइड पे आते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम समझेंगे टाइप्स के बारे में। ठीक है, उपवाक्य है ना, पूरे वाक्य का एक ऐसा भाग जो अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य की योग्यता रखता हो। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस अगेन, लेट अस रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। आई एम स्टडीइंग एंड माई सिस्टर इज प्लेइंग। दो वर्ब है, दो काम हो रहे हैं, एक हो रहा है पढ़ने का और दूसरा हो रहा है खेलने का। करने वाले भी दो हैं, ठीक है, एक है आई मैं और दूसरी मेरी बहन। ठीक है, अच्छा, एक काम का होना यानी कि मेरा पढ़ना दूसरे काम के होने से रिलेटेड है नहीं, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना। मैं पढ़ रही हूं तो मैं पढ़ूंगी, खेलती रहे, मेरे को क्या करना, वो खेलना चाहती है खेलती रहे, मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी। दूसरा, उसका खेलना मेरे पढ़ने से डिपेंड करता है, उसको खेलना है वो खेलेगी, मैं पढ़ूं अपना टाइम वेस्ट करूं मेरा है। ठीक है, वो एंजॉय करना चाहती है तो वो खेले। तो एक का होना या ना होना किसी दूसरे के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या कहीं कहीं पर इसी मतलब कुछ बुक्स में इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी इसी को कहते हैं और मेन क्लॉज भी इसी को कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो भी बोले तीनों का तीनों यही है, दोनों ही है ना क्लॉज। यानी कि ऐसे क्लॉज जिसका होना ना होना या जिसका कंप्लीशन किसी दूसरे के होने ना होने से निर्भर नहीं करता, उससे कंप्लीटली स्वतंत्र है, कह सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट है या स्वतंत्र है। तो ऐसे क्लॉज कहलाएंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। आ रही है बात समझ? अब दूसरे सेंटेंस को देखिए जरा। दूसरे सेंटेंस में दो काम हो रहा है, एक काम हो रहा है क्लास का जाना और दूसरा काम हो रहा है बारिश का होना। क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? ठीक है, बारिश का होना ना होना नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसे थोड़ी कि आपके क्लास जाने पे बारिश निर्भर कर रहा है, आपका क्लास जाना इस पर निर्भर कर रहा है, वो तो भगवान की इच्छा, जब होना होगा होगा। ठीक है, भगवान बोलो या क्लाइमेट बोलो, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हमें भगवान भी नहीं बोल सकती। ठीक है, कि क्लाइमेट पे निर्भर करता है बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। ये इंडिपेंडेंट है, इसका किसी दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन क्लास का जाना या ना जाना इस बात पर जरूर निर्भर कर रहा है ये है या नहीं। अगर ये पॉजिटिव तो हम क्लास नहीं जाएंगे, अगर ये नेगेटिव तो हम क्लास जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप में यहां पर ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला जो क्लॉज है, पहला वाला क्लॉज, इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या इसी को एक और नाम से जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिस होना ना होना किसी दूसरे के होने ना होने पर निर्भर करे उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। आ रही है बात समझ?
दोनों क्लियर हुआ। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का, जहां पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दो सिंपल सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़े हुए हों, राइट। और जब हम नीचे वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं जहां एक डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हुए होते हैं, इन्हें हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ऊपर वाला जो है वो एक एग्जाम्पल है कंपाउंड का, नीचे वाला एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स का। आई बात समझ, हो रहा है क्लियर। क्लॉज टाइप, अब देखो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पहले सेंटेंस सीखा, फिर फ्रेज सीखा, फिर क्लॉज सीखा। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमसे गड़बड़ कहाँ होती है, हम ये अगर नहीं समझे होते ना तो हमें लगता है कि हमने जो पढ़ा है कि सेंटेंस एक टेंस में होना चाहिए, जब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा टेंसेस यूज होने लगते हैं तो हमारा दिमाग घूमने लग जाता है कि ये टेंस होना चाहिए कि वो टेंस होना चाहिए, होता है ना। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, हमने भी यही चीज फेस की है, इसलिए हमें पता है कि ऐसा होता है कंफ्यूजन, हम भी कंफ्यूज हुए थे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हम क्लॉज नहीं समझते, एक क्लॉज अगर हम देखेंगे तो एक क्लॉज एक टेंस में होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्लॉज में एक से मतलब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं तो एक से ज्यादा टेंस भी हो सकते हैं। इसी चीज को मैं ये बोल सकती हूँ कि my sister was playing when I was studying, ठीक है, या when I returned home my sister has already finished her work। मतलब मैंने बात किया एक सिंपल पास्ट टेंस की, when I returned home, मैं जब घर गई थी मेरी बहन अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी, मतलब वो उसका कैसा हो गया, वो आपका हो गया आपका परफेक्ट टाइप का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट वाला। तो एक पास्ट परफेक्ट और एक सिंपल पास्ट मिक्स हो गए, बट वो एक्चुअली एक सेंटेंस में मिक्स्ड है, बट है तो वो दो अलग अलग टास्क या क्लॉज। अगर क्लॉज का डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो ये दोनों डिफरेंस भी बहुत इजीली समझ आएगा। तो अब ये वाली गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। अब क्लियरली एक एक चीज समझ में आएगा। इंग्लिश भी ना एकदम मैथ्स जैसे है, थोड़ा फॉर्मूला लगता है वैसे टाइप से है, एक ट्रिक्स आपको समझ में आएगी ना तो आपको बहुत इजीली वो चीजें समझ में आ जाती है। छोटी छोटी चीजें जो हम स्किप कर जाते हैं ना तो वो हमें कंफ्यूज करती है, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज ही है। आई बात समझ, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, थोड़ा हैवी या बर्डन तो नहीं हुआ ना, हाँ नहीं होगा मुझे पता है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को यहाँ पे एक सवाल पूछने का मन कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है प्रिंसिपल की ना, हाँ मेरे को लग ही रहा था कि मैंने कोई गलत लिखी है, लेकिन किसी ने कुछ बताया भी नहीं मेरे को, क्या है सही स्पेलिंग। थोड़ी वोकैबुलरी भी टच करेंगे, सही कौन सा है, सेकेंड वाला सही है, पहला वाला गलत है, क्यों। अच्छा ओके, और ये वाला प्रिंसिपल सिद्धांत, तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत था, आपने बताया सही, ये है सिद्धांत। किसका, कौन सा वाला, एलई वाला एल वाला, इसका एलई वाला स्पेलिंग नहीं पता, प्रिंसिपल ही सही होगा। स्वाति मेरे साथ है, गलती नहीं करती हूँ मैं, बता देती है। इसका ये आपने बोल दिया जिसका आप बोल रहे हो प्राचार्य या प्रधानाचार्य, जो भी आप बोल रहे हो मुख्य रूप से। तो मैंने यहाँ पे सही लिखा कि गलत लिखा, सही था। हाँ प्राचार्य क्यों बोलते हैं उसको, हेड होता है ना स्कूल का, मुख्य होता है, मुख्य या हेड होता है, इसीलिए हम उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो दोनों ही सही है, दोनों शब्द सही है, मीनिंग भी आप लोगों को सही पता है। इसका प्राचार्य के साथ साथ में मुख्य,
भी होता है, मीनिंग, दोनों मीनिंग के साथ में। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्कूल का प्रमुख होता है, मुखिया होता है ना, मुख्य या प्रमुख होता है। तो जहां पर भी अब ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ऐसे इसी से मिलता जुलता एक और, एडवाइस, क्या स्पेलिंग होती है? ADVICE और AD क्या अंतर है? विज्ञापन इस एडवाइस नहीं होता, वो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइज होता है, एडवर्टाइज होता है, वो स्पेलिंग ही अलग है। एडवाइस एंड एडवाइस, एक सलाह देना और दूसरा क्या? सलाह देना और दूसरा, अच्छा कौन सा वाला सलाह देना है? पहला वाला सलाह देना है, पक्का? नहीं, सेकंड वाला है सलाह देना। क्या डिफरेंस है? और पहला वाला क्या है फिर? पहला वाला क्या है फिर? हाँ बोलिए ना, आपस में बोलने की बजाय बोलिए, सबके साथ डिस्कस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाह एंड सलाह देना, ये वो सलाह है जो दी जा रही है। समझ आ रहा है? नहीं आया? नहीं आया। ADVICE, ये एक वो सलाह जो दी जा रही है, और सलाह देने का काम, वर्ब, सलाह देने का काम जो हो रहा है ना, वर्क हो रहा है, क्रिया हो रही है, ये वर्ब है, ठीक है। ADVISE, ये एक वर्ब है, क्रिया है। सलाह देना, जो काम आप कर रहे हो, और क्या दे रहे हो, क्या सलाह दे रहे हो, है ना। मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि ये दवाई लीजिए, इसे आप दिन में 2 बार खाएंगे। तो जो सलाह उन्होंने दी वो एडवाइस, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द पिल्स ट्वाइस डेली एंड द डॉक्टर्स एडवाइस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। समझ में आया मैं क्या बोली? लिखिए, वो सेंटेंस लिखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये गलतियां, जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं, उसको मैं हाईलाइट कर रही हूं। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हम वर्ब में वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऐसे बात करते हैं, फ्यूचर फॉर्म, है ना। हम नाउन में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी ईडी या आईएनजी लगाने की बात आएगी, हम इसमें लगाएंगे सीईडी। कोई नहीं लिखेगा, सीईडी वाला शब्द होता ही नहीं है। जब हमें ईडी लगाना होगा तो हम यहाँ पे ADVISED लिखेंगे, सीईडी गलत है। स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चन भी तो आते हैं, 4 शब्दों में से कौन सा सही मतलब सही लिखा हुआ है ना। अभी रिसेंटली व्यापम के एक एग्जाम में, रिसेंट अभी वाले तो नहीं, थोड़ा पहले वाले, कमिटी शब्द पूछा हुआ था, है ना। कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग क्या होती है? CONNI, तीनों डबल होता है। तो इसी को ही अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दे दिया था और आपसे पूछा था सही स्पेलिंग क्या है कमिटी की। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो याद रखिएगा, जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो हम हमेशा SED लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द पिल ट्वाइस अ डे। The doctor advised me to take the pill twice a day. कॉमा करके लिख लेंगे, his advice, ये वाली एडवाइस लिखेंगे, was very helpful. उसकी जो सलाह थी वो मेरे लिए बहुत अच्छी हुई, मैं ठीक हो गई। दवाई खाई उन्होंने, दवा लेने की सलाह दी थी, उनकी सलाह इतनी अच्छी रही कि मैं ठीक हो गई। तो ये वाली, पहला वाला एडवाइस ये वाला आएगा, दूसरा वाला एडवाइस ये वाला आएगा। सेम डिफरेंस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
PRACTICE एंड PRACTISE। ठीक है, हम थोड़ा सा वोकैबुलरी भी टच किया है कि ऐसे ही आपको कंप्रीहेंशन के साथ साथ में वोकैबुलरीज भी मिलती जाती हैं। समझ में आया है डिफरेंस? थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा ऐसे बीच बीच में अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे तो वोकैबुलरी भी पैरेलली होता जाएगा क्लास के साथ साथ में। ठीक है, अब छोटा सा इंट्रोडक्शन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का देंगे, फिर ये क्लास खत्म करेंगे ताकि हम क्लास नेक्स्ट क्लास से फ्रेशली स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही। ऐसे आप लोग ना लेके आया करिए, कभी कभी कोई डाउट्स होते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीजें जब डिस्कस करेंगे, अब जब भी आपको एडवाइस या प्रैक्टिस शब्द दिखेगा ना, थोड़ा ध्यान से अलर्ट माइंड से देखेंगे तो आपको डिफरेंसेस और सेंटेंस में उसका यूजेज भी बहुत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बात सुन लिए, प्रिंसिपल वाला भी अब जब आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल तो फिर वो गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो वहां पे PLE लिखेंगे हम हमेशा, AL नहीं लिखेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वहां पे। चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। हाँ, तो जब हमने सेंटेंस की बात करी, सबसे पहला हमने यही कहा था कि सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि एक से ज्यादा शब्द होंगे। ठीक है, तो अगर अब एक से ज्यादा शब्द होंगे किसी भी सेंटेंस में, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी काम की वजह से होंगे, कोई ना कोई उनका भी उद्देश्य होगा, मकसद होगा जिसकी वजह से वो सेंटेंस में यूज हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने सेंटेंस में यूज होने वाले जितने भी शब्द हैं उन्हें उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है, एंड दोज वर्किंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, तो आप यही बताएंगे कि according to the work that any word performs in a sentence। क्या लिखा मैंने? अकॉर्डिंग टू दी वर्क दैट एनी वर्ड परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस, किसी भी एक वाक्य में कोई भी शब्द क्या कार्य कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उस आधार पर वर्ड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। शब्दों को हमने अलग अलग समूहों में बांटा हुआ है। Such groups are called parts of speech। ऐसे समूहों को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, जो 8 नाम आपने दिए थे। पहले नाउन, क्या काम होता है इसका? क्या देखो हमने बोला वर्क, वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये शब्द बिल्कुल मत भूलिएगा। काम है ना, हाँ। नाउन क्या काम करता है ये? हाँ, नेमिंग वर्ड। हाँ, नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, पहचान बताता है, नाम बताता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, किसी भी चीज का नाम है, भाव का नाम, किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड इज नाउन। उसके अलावा प्रोनाउन, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या काम करता है ये? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, रिप्लेस करता है नाउन को, है ना। ठीक है, तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण ये क्या काम करता है? हाँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषता बताने का काम होता है। फिर वर्ब, ये क्या करता है? क्रिया, काम को बताता है, कोई सा भी काम हो रहा है उसको बताता है। फिर एडवर्ब, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया विशेषण।
क्या काम करता है ये? क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन न केवल क्रिया बल्कि विशेषण, सर्वनाम की तो विशेषण बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण जब हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। न केवल क्रिया की विशेषता बताएगा बल्कि विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, फिर कंजंक्शन, ये क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, कंजंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोधक, संबंध सूचक। क्या काम करता है? हाँ, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को भी जोड़ सकता है। अब हमने क्लॉज पढ़ लिया, मतलब वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लॉज को भी जोड़ सकता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, सबको जोड़ सकता है ये। फिर प्रीपोजिशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे प्रीपोजिशन को हिंदी में? और इंटरजेक्शन को क्या काम करता है प्रीपोजिशन? काम तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ही था क्लास में। पोजीशन बताता है। क्या बोलते हैं हिंदी में? भूल गए? हाँ, नहीं नहीं, कुछ तो नाम सुनी मैं, कोई विस्पर कर रहा था, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, समुच्चयवाचक या समुच्चय बोधक, है ना? समुच्चयवाचक या समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन द वर्ड्स जिसके वजह से आता है। संबंध बोधक या संबंध सूचक बोल लो इसको, समुच्चय बोधक या उसको प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ठीक है, किसका किसका क्या क्या काम है सब क्लियर है? ठीक है, तो अब शब्दों को हमेशा उनके काम से याद रखना है, नाम से नहीं। ठीक है, सूरत पे नहीं जाना है, सीरत पे जाना है। सूरत से वो जो भी हो, ठीक है, दिखने में वो दिखे जैसा भी, सेंटेंस में काम क्या कर रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सीरत पे जाना है, उसका काम क्या है, रादर देन कि वो दिखता कैसे या किस ग्रुप में रखा जाता है। कई ऐसे शब्द मिलेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे ना, तो कई ऐसे शब्द मिलेंगे जो एक से ज्यादा जगहों पे यूज होते हैं, इसीलिए आपसे एग्जामिनर पूछता है अंडरलाइन करके कि ये कौन सा शब्द है। तो वो वहां पे गलती होने के चांसेस वहीं बढ़ जाते हैं जब आप उसकी सूरत पे चले जाते हो कि ये तो ऐसा ही है, जैसे दैट वर्ड है, THAT दैट, है ना, ये तो दिखता ऐसे ही है ना, वो क्या है, व्हाट वर्ड है, दिखता क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, तो सूरत पे नहीं जाना है, सीरत पे जाना है। काम मैटर करता है, जो काम वो सेंटेंस में कर रहा है उसके अनुसार उसको ग्रुप में जगह दी जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म कुछ भी पहने, है ना, जो वर्क वो करेगा उसके हिसाब से उसको ग्रुपिंग मिलेगी। तो ये है सारे के सारे जिसको हम हिंदी में भी शब्द भेद के रूप में पढ़ते हैं, ये वही है। अब ये आपको 8 नाम यहां तक पता है, रिवाइज करके आइएगा, ये वही बचपन में जो हमने पढ़ा था जहां तक अभी तक, ये वही सारी चीजें हैं। अब हम ना एक एक के डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक है, एक एक की नाउन क्या होता है, फिर प्रोनाउन क्या होता है, उससे रिलेटेड रूल्स क्या क्या है। ठीक है, फिर इंडिविजुअल क्वेश्चंस करने की भी प्रैक्टिस करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे यूज हो रहा है, सब करेंगे। ठीक है, बट मैं चाहूंगी कि आप लोग रिवाइज करके आए ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जाए, और दूसरा साथ ही साथ में आपके डाउट्स भी निकल के आए, क्योंकि कुछ नया तो है नहीं, पहले पढ़ा हुआ चीजें हैं, लेकिन काफी सारे कंफ्यूजन्स नो डाउट होंगे ही होंगे। आई एम फॉर श्योर कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स होंगे ही होंगे, वो क्लियर हो पाएंगे। अगर अदरवाइज फिर वो क्या हो जाएगा, अगर मैं पढ़ा दूंगी तो आप सुन लोगे, समझ लोगे, वो डाउट जो बचपन से चलता रहे वो तब भी चलता रह जाएगा अगर आप डाउट्स निकाल के नहीं लाएंगे तो। ठीक है, तो रिवाइज करके आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाउन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नाउन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी पढ़ा आज के क्लास में समझ आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत हुई? जब आप होमवर्क करोगे अगर दिक्कत आएगी तो आप फिर लेकर के आना। ठीक है, क्या क्या होमवर्क है आपका? सेंटेंस लिखना है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है ना। सेंटेंसेस में वो आप कोई से भी सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, और जितने टाइप के हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं
उनके एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, खुद भी होगा। अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग आप सीखेंगे। उसमें बहुत सारी गड़बड़ी होती है जब हम सेंटेंस फ्रेम करने जाते हैं, तो वो गड़बड़ियां आपकी सुधरने लगेंगी। इसीलिए कोशिश ये करिए कि जितना अच्छे से आप लिख पाएंगे, ठीक है। फिर अपन आगे एक एक करते जाएंगे, अभी गलतियां होंगी, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं, सेंटेंस में इससे ज्यादा डिटेल है ही नहीं, इंडिविजुअल और क्या डिटेल चाहेंगे। चेंज करने वाला, इससे इसमें चेंज करना है, वो नहीं पूछता है। चेंज टू इंट्रोगेटिव वो समझ डेवलप करने के लिए जरूरी है कि किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे जब हम नरेशन पढ़ेंगे, कि अगर एक मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, वॉइस चेंज करते समय में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको वो करने की कोशिश मत करिए कि इसको इसमें चेंज करेंगे, वो नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है और कहीं कहीं पूछता भी नहीं है। समझ बनाने के लिए हम लोगों ने इसको पढ़ा था, मेन तो अब शुरू होगा, ठीक है। अभी तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि पढ़ के समझ में तो आए करना क्या, ठीक है, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, ओके, थैंक यू।